थैंक यू इब्राहिम यूसुफ साहब, आप हमारे पास आए और डेंगू अवेयरनेस का सेशन हम आपके साथ करना चाह रहे हैं। और उस सेशन को करने का रीज़न यह है कि आजकल काफ़ी डेंगू आम हुआ है। हॉस्पिटल्स में एमरजेंसीज़ के अंदर डेंगू के पेशेंट बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जो कि ख़ुद एंजाइटी में भी बहुत होते हैं। तो आपसे इनिशिएट हमने इस तरह करना है कि डेंगू किस तरह बन रहा है, क्या रीज़न्स हैं, और अगर आप उसको थोड़ा सा कुछ रोशन डालें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वैसे तो डेंगू जो है मर्ज जो है वो साफ़ पानी में पलने वाला मॉस्किटो है, ठीक है, जो आम तौर पे हमारे घर में या ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी साफ़ सुथरा पानी घर में हो या बाउल में पड़ा हुआ हो, कंटेनर्स में पड़ा हुआ हो, या फिर कहीं आप फ्लावर पॉट्स होते हैं वहाँ पड़ा हुआ हो, तो वहाँ से डेंगू जनरेट होता है। वहीं से इसके एग्स जो हैं वो डेवलप करते हैं। बड़े मज़े की बात है कि डेंगू के जो एग्स हैं वो सालों साल भी उस पानी में पल सकते हैं। अच्छा। और वो कभी ना मरने वाले एग्स होते हैं, उनकी एक्सपायरी नहीं है। वो कई दफ़ा वो एग्स रिपीटेडली वो जनरेट हो रहे होते हैं और हमें पता नहीं चलता कि डेंगू हर सीज़न में कैसे इतना डेवलप हो जाता है। डेंगू बेसिकली हमारा जब डेंगू शुरू हुआ, इट्स बीन 100 ईयर्स के 100 ईयर्स पहले ये साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ और साउथ अफ्रीका से ये मर्ज आते आते ये हमारे मुल्कों में ऐसी कंट्रीज़ में आ गया जहाँ पे साफ़ पानी, गंदगी भी होती है। गंदगी में हमारा मॉस्किटो पलता है और डेंगू जो है ये साफ़ पानी में पलता है। विदाउट एनी नॉलेज हम लोगों ने उसको अपने ही घरों में पाल लिया। तो उसमें पॉन्ड्स हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, तो उसको आप साफ़ सुथरा रखें, उसमें क्लोरीनेटेड रखें, उसमें आप ऐसी दवाएं स्प्रेस करें जिसकी ऐसी हो जो हमारी डेंगू मच्छर या जो भी मॉस्किटोज़ हो वो मार दें। दवाई पर डेंगू मच्छर लिख के भेज देते ऑफ कोर्स। तो वो रेमेडीज़ के घर में हम, क्योंकि विंटर सीज़न है तो क्या दरवाजे बंद रखें। मगरिब के बाद मोस्टली पहले हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, लेकिन अब हमारा तो हर वक्त ओपन रहता है, तो क्या वो डोर्स बंद रखने हैं। अब आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पॉट्स के अंदर, अब हमने गमला रखा हुआ है, उसके पॉट के अंदर पानी जमा हो जाता है, तो क्या हमने उस गमले में तो हमने डेफिनेटली क्लोराइड नहीं डालना है, लेकिन जो पॉट वाला हिस्सा है वहाँ हमने कुछ ऐसी रेमेडी रखनी है सो दैट वहाँ पे पले फूले नहीं। बिल्कुल। तो आपको रेमेडी के लिए यही है, अगर आपको पॉट है और फ्लावर्स वहाँ पे लगे हुए हैं तो आपको वहाँ पे ये देखना है कि वहाँ पे पानी जमा ना हो। अगर वो मिट्टी के अंदर पानी चला गया है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, डेंगू का मच्छर की 2 टाइमिंग्स है ज़्यादातर जो हमें बाइट करता है उस टाइम पे। वो है एक मगरिब का टाइम जो 7 बजे से 6:30 बजे और या 7 बजे से शुरू होता है और तकरीबन 8 बजे तक चलता है, प्लस साथ में सुबह फजर में। और कई दफ़ा वही मच्छर अंदर घर के अंदर भी ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं और ट्रांसफ़र होने की वजह ये होती है हमारी प्रॉपर नेटिंग नहीं होती या प्रॉपर तरीके से हमने अपने जो दरवाजे और खिड़कियाँ उसको बंद नहीं रखते हैं, या फिर हम हमारे जो स्प्रेज होते हैं वो नहीं करते हैं, या फिर हमने जो हमारे मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं वो हम यूज़ नहीं करते हैं। और मज़ीद जो है यूज़ किया जा सकता है मॉइस्चराइज़र की जगह नहीं, मॉइस्चराइज़र नहीं, उसकी जगह पे हम कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ गुड मॉस्किटो रिपेलेंट, वो हम यूज़ कर सकते हैं, वो आसानी से अवेलेबल है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो बचाने का तरीका यही है कि नेटिंग प्रॉपर हो, दवाएं स्प्रेज होनी चाहिए और प्लस साथ में हमारे घर के अंदर जो है वो आपकी जो हमारे जो लिक्विड्स रिपेलेंट्स आते हैं वो लगे हुए होने चाहिए। लेकिन कई दफ़ा एज अ डॉक्टर मैं रेपेलेंट्स को इतना प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि कई दफ़ा बच्चों को अस्थमा या एलर्जीज़ होती हैं, उनसे एग्रीवेट कर जाती हैं। तो हम कहते हैं कि यार खिड़की के बाहर या टेरेस में वो जो रेपेलेंट्स है या जो मॉस्किटो कॉइल्स हैं वो टेरेस के बाहर ही चला देनी चाहिए कि वहाँ पे ये वो कंट्रोल हो जाएं और अंदर वो ना आए। या फिर आप ब्लू लाइट लगा के उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आजकल कुछ चीज़ें ऐसी भी आ रही हैं जो उसमें अलार्म्स हैं या करंट्स टाइप की छोटी छोटी चीज़ें आ रही होती हैं, वो आप बाहर की तरफ लगा दें, अंदर ना हो कि बच्चे को कभी करंट लग जाए। तो बाहर आप ये चीज़ें इसको क्योर करने के लिए बाहर का एटमॉस्फेयर आप साफ़ सुथरा रखें। डॉक्टर साहब, अब डेंगू हो गया, ये तो इनिशियल आपने चीज़ें बताई कि ये घर की कुछ क्योर्स हैं जो हमने करनी है। अब एक पेशेंट है जिसको डेंगू हो गया और उसको जब पता चलता है कि उसको डेंगू हो गया, तो पहले इनिशियल तो ये बताइए कि डेंगू कौन से टेस्ट से पता चलता है कि
अब किसी को डेंगी है और उसके बाद उसने क्या एक्शन लेने हैं बीइंग अ पेशेंट, मतलब उसकी जो एंजाइटी है ना, अगर खुदा न खास्ता किसी को पता चलता है तो वो एक उसकी अपनी एंजाइटी भी होती है कि अब मुझे डेंगी हो गया एंड आई हैव अ स्मॉल टेन्योर टू लिव। सम टाइम ऐसा भी होता है, और अगर घर वाले थोड़ा सपोर्टिव होते हैं तो वो थोड़ा सा हिम्मत में भी रहता है। तो थोड़ा सा उसको अगर ब्रीफली बताएं कि एक पेशेंट जिसको डेंगी हुआ, देन उसने खुद से क्या क्योर करनी है, फैमिली ने उनको क्या गाइडलाइंस देनी है, और होम रेमेडीज़ क्या हैं इनिशियली जो स्टार्ट करनी चाहिए। अच्छा, डेंगी पहले तो आप देखें कि डेंगी का पहले डायरेक्ट टेस्ट नहीं कराना चाहिए। जो लोग डेंगी का टेस्ट करा लेते हैं, डेंगी का कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं होता। पहले तो आपको सिम्टम्स आएंगे जिसमें हाई ग्रेड फीवर आएगा, सीवियर किस्म का रैश हो सकता है, फिर इसके बाद आपकी आंखों में रेडनेस आ सकती है जिसको हम कहते हैं यूवाइटिस। कई दफ़ा सीवियर किस्म का बैकअप होता है। अब जब बैकएक और ये सारी फीचर्स आते हैं, 104 डिग्री फीवर होता है, तब आपको हमें तशखीस करने के लिए होता है कि यार या हो सकता है इसको मलेरिया हो गया है, या ये फीवर ही है, या फिर डेंगी है, या फिर चिकनगुनिया है। तो हम इन चारों चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। पहले इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ सीबीसी है। इसमें हमें शुरू में आपको देखना है कि प्लेटलेट्स काउंट कितने हैं और कितने नीचे जा रहे हैं। दूसरा, अगर शक पड़ रहा है, किसी डॉक्टर को शक पड़ रहा है, तो उसको सिर्फ डेंगी NHS 1 कराना चाहिए, जो इनिशियल बेसिक टेस्ट है, जो इनिशियली बहुत जल्दी तशखीस हो सकती है कि डेंगी है या नहीं। दूसरा टेस्ट इसका होता है डेंगी IgM, जो हालिया टेस्ट के बारे में बताता है, और डेंगी IgG जो पिछले टेस्ट के बारे में बताता है कि पीछे डेंगी हुआ है या नहीं। क्यों फर्स्ट दफ़ा डेंगी हो या सेकंड दफ़ा डेंगी हो, तो डेंगी सेकंड दफ़ा थोड़ा सा सीरियस होता है निस्बतन के फर्स्ट दफ़ा। ये तो हो गया हमारे टेस्ट की बात। दूसरा, अगर फर्ज करें तशखीस हो गई डेंगी है, अब इसमें फर्स्ट डायग्नोसिस यही होती है कि प्लेटलेट्स गिर गए। दूसरा तशखीस ये होती है कि WBCs भी गिर गए, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो गिर गए। अब उसके लिए होता क्या है कि हुआ कैसे, हुआ ये कि डेंगी जब मच्छर काटता है तो वहीं से हमारे 72 आवर्स में लीकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। उस लीकिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि पानी, जो अंदर वाला पानी होता है, जो जिस्म के अंदर होता है, बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ आ जाता है, जिससे हमारी फ्लूइड लॉस होना शुरू होता है। उस फ्लूइड लॉस में जो प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, उसके साथ निकलना शुरू हो जाता है। उस लीकिंग प्रोसेस के साथ जब प्लेटलेट्स निकलते हैं, WBCs भी निकलना शुरू हो जाते हैं, तब वो हमारी सिचुएशन ख़राब होना शुरू होती है। डेंगी की मेन मैनेजमेंट जो है वो है फ्लूइड। दूसरी मैनेजमेंट है कि आपने उसके साथ सप्लीमेंट्स अच्छे रखने हैं, एनर्जेटिक रखना है। मतलब आप कह रहे हैं कि पानी ज़्यादा पीते रहें, लेमन वाटर ज़्यादा पीते रहें, पपीते का जूस के साथ लेमन पीते रहें। पपीते का जूस ये राइट रेमेडी है या? बेसिकली आपको बात बताऊं, बेसिकली होता क्या, आपको बात बताऊं कि पपीते का जूस इज़ फॉर रिपेयरिंग। आप अगर कहीं स्टडी करो तो पपीते का जूस कोई प्लेटलेट्स नहीं बढ़ाता। प्लेटलेट्स बढ़ाने की कोई दवाई नहीं है। ये कहने की बात है, प्लेटलेट्स सिर्फ बढ़ते हैं अपने वक्त पे बढ़ेंगे। देखिए आपको बात बताऊं, अगर किसी की डायग्नोसिस हुई है सैटरडे को, तो इसको डेंगी हो गया, उसके प्लेटलेट्स 1.5 लाख हो गए, आहिस्ता आहिस्ता वो गिरते 30,000 40,000 भी पहुंच सकता है। तो उसमें डरना नहीं होता। यू शुड नो कि मैं अगर फ्लूइड रिप्लेस करता रहूं और इसको मैं बढ़ाता रहूं अपनी फ्लूइड को, और साथ में सप्लीमेंट्स लूं, साथ में फॉलिक एसिड है वो लेता रहूं, और विटामिन लेता रहूं, अपने आप को एनर्जेटिक रखूं, बुखार के लिए पैरासिटामोल लूं। आइबुप्रोफेन और एसिटामिनोफेन नहीं लेनी होती, बहुत खास बात है, क्योंकि और प्लेटलेट्स सिर्फ पैरासिटामोल लेनी है। पैरासिटामोल, पैनाडोल, कैल्पोल एक ही बात है। अच्छा, इसके बाद ये देखना है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो पपीते से सिर्फ रिपेयरिंग हो रही है। जो लीकिंग प्रोसेस हुआ है, जहाँ से लीक हो रहा है, पपीता जो है जाके वो सिर्फ लीकिंग प्रोसेस को हील करता है। पपीता वैसे भी एक लीकिंग प्रोसेस, वैसे भी रिपेयरिंग का ही काम करता है। ऑटोमेटिकली आपको जब मैंने बताया कि सैटरडे को डायग्नोज हुआ है तो +6 आप करोगे तो नेक्स्ट संडे तक उसके प्लेटलेट्स ऑटोमेटिकली ऊपर होने ही है। तो ये चीज़ एक वायरस है। जैसे अगर आप ये डेंगी को आप देखो तो एक वायरस है, और ये वायरस जो है इट्स जस्ट लाइक फ्लू। जैसे इसको 7 डेज 10 डेज फ्लू को लगते हैं ठीक होने में, इस तरह इसको भी 7 डेज 10 डेज ही लगते हैं। लेकिन फ्लू में भी हम यही कहते हैं फ्लूइड ज़्यादा पियो। किसी बुखार हाई ग्रेड फीवर में भी हम कहते हैं हाइड्रेट करो, जी हाइड्रेट करो। तो हाइड्रेट करने से ही हमारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर होती हैं। अगर फर्स्ट करो डिहाइड्रेशन है तो डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो रहा है तो आपने हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाके IV फ्लूइड्स लगवाना है। तो डॉक्टर भी यही रिकमेंड करेंगे।
और एक मजे की बात बताऊं, हर पेशेंट अगर डेंगू का है, अगर अभी तक 1.5 लाख पेशेंट या 50 लाख पेशेंट अगर डेंगू के डायग्नोस होना शुरू हो जाएं और हम हर पेशेंट को डेंगू के लिए एडमिट करना शुरू हो जाएं तो हॉस्पिटल के बेड ही नहीं बचेंगे। नहीं, बेड अभी तो आपको आपको बेड पे लिटा के फायदा नहीं है, उसको आपको ये डायग्नोसिस करके देना है कि यार डेंगू है, अब आप फ्लूइड मैनेजमेंट करो। दिस इज द इम्पॉर्टेंट रेमेडी। What diet will you recommend to the viewers कि क्या खाना चाहिए? जैसे आप heard कि banana is a good fruit if you are having dengue, फिर साथ साथ एप्पल जूसेस लेने होते हैं आपने, तो it is just to flush a body, साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट के हवाले से, क्योंकि आपने एक चीज़ तो कही कि अगर हम पपाया लीव ले रहे हैं तो वो तो जो है हमारी लीकेज को रोक दिया उसमें, तो ये सेल्स किस तरह पर इनिशिएट होंगे? सेल्स तो मैंने आपको कहा ना, प्रिपेयर करेगी, लीकेज रुक जाएगा, उसके बाद लीकेज रुकेगा, ऑटोमेटिकली पेशेंट खुद ब खुद ठीक होना शुरू होगा। अगर आप कहीं भी किसी भी डायग्नोसिस पे जाओगे ना, तो हमेशा आप देखो कि अगर कितने पेशेंट भी एडमिट हुए हैं तो विदाउट प्लेटलेट्स लगे ही खुद ब खुद ठीक हो गए 4-5 दिन 6 दिन में। और जिन पेशेंट्स को प्लेटलेट्स लगे, हाँ, अब वो हुआ क्यों? अब हुआ इसलिए कि वो डायग्नोसिस हुई नहीं, वो लीकिंग में ज़्यादा चला गया, फ्लूइड्स लॉस हो गए, वॉमिटिंग्स अगर बढ़ गई। अगर फर्ज करें, देखिए आपको बात बताऊं, अगर फर्ज करें अगर हमारी ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है तो हमारे साथ उसके साथ पोटेशियम भी हो रहा है। आपने बनाना का सवाल किया, बहुत अच्छी बात है। बनाना में पोटेशियम होता है, पोटेशियम आपके वॉमिटिंग को भी रोक रहा होता है, इसी तरह योगर्ट भी आपकी वॉमिटिंग्स को रोक रहा होता है, और बहुत एनर्जेटिक डाइट है दोनों, योगर्ट और बनानास। तो आप उसको वो भी दे सकते हो, क्योंकि इट्स लाइट डाइट। वैसे भी हम फीवर, हाई ग्रेड फीवर हो, टाइफॉइड हो, मलेरिया हो, फ्लू हो, हम कहते हैं यार ज़्यादा से ज़्यादा आप योगर्ट और बनाना ज़्यादा लो, क्योंकि दिस इज अ लाइट डाइट। जब ये लाइट डाइट लेना शुरू होते हो और पोटेशियम जितना एक्सीड करते हो, आपकी बॉडी में वॉमिटिंग्स नहीं होती हैं। अब फर्ज करो कि आपकी लीकिंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली बंद होगी, आपका प्लेटलेट्स ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, और पोटेशियम भी ऊपर हो जाएंगे, तो वॉमिटिंग भी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, आप हाइड्रेट रहोगे, तो चीज़ें आपके प्लेटलेट्स लगाने के पहले ही आप ठीक होना शुरू हो जाओगे। ज़्यादातर आप हॉस्पिटल में देखो तो प्लेटलेट्स इतने नहीं लग रहे हैं। एक वक्त था आज से 4-5 साल पहले, जब प्लेटलेट्स अचानक डाउन हो जाते थे, बहुत सारी डायग्नोसिस नहीं थी, तो हमें प्लेटलेट्स लगाने पड़ते थे, कई दफ़ा मेगा यूनिट्स लगाने पड़ते थे। लेकिन अगर अभी आप देखो, अभी इन 2 सालों में आप देखो, जहाँ तक डॉक्टर्स की डायग्नोसिस बढ़ गई है, और जब से हम लोगों ने अवेयरनेस सेशन शुरू किए हैं, तो ये पेशेंट्स की एडमिशन और प्लेटलेट्स बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गया है कि उनको प्लेटलेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाता है होम रेमेडीज में भी, और ज़्यादा ज़्यादा ER में IV फ्लूइड्स लगा के भी बेहतर हो जाता है। कोई ऐसा लास्ट मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहें कि इनिशियली आपने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली, वी आर थैंकफुल कि आप हमारे पास आए और आपने फॉर धोराजी कम्युनिटी एंड टू द कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान एक मैसेज रिकॉर्ड कराया, जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक कम्युनिकेट नहीं की गई मेरी नॉलेज के मुताबिक। कोई ऐसी चीज़ जो आप अभी रह गई हो, क्योंकि यू द डॉक्टर, यू नो हाउ टू ट्रीट अ पेशेंट, तो कोई ऐसी चीज़ जो कि थैंक नोट में अगर आप यार, मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जिसकी हम हर चीज़ में, छोटी से छोटी चीज़ों में बुराइयाँ कर रहे होते हैं। तो मैं हमेशा हर एक को कहता हूँ कि पाकिस्तान इज़ अ सर्विंग कंट्री, उसको हमें सर्व करना है, स्पेशली और यूथ हैज़ टू सर्व पाकिस्तान। जब तक हम यूथ एक साथ काम नहीं करेंगे और एक साथ एक दूसरे को टोके बगैर उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम।